हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टीजीटी के बारे में। और झारखंड टीजीटी में ऑलरेडी हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट किए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, हम लोग जो है सो पहले क्वेश्चन किए, उसके बाद कंसेप्ट में आया, उल्टा प्रोसेस चल गया। एक्चुअली हम क्वेश्चन ही करवा रहे थे। क्वेश्चन कराने के बाद स्टूडेंट लोगों का कमेंट आया कि गुरुजी पिछलका वाला तो सब खा पी के बैठ गए हैं, तो पहले आप एक ऐसा वीडियो लाइए जिसमें क्वेश्चन करवाएं, तो फिर इजीली से हम लोग क्वेश्चन कर सकें। मतलब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करें तो उसका बेसिक एक वीडियो लेके आइए जिसमें से सारे जितना भी कंसेप्ट है वो बताइए, उसके बाद फिर क्वेश्चन में मूव कीजिए, तो इजीली से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है वेक्टर। तो आज हम वेक्टर का क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि क्या क्या वेक्टर में हम लोग को पढ़ना है, ताकि हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं तो क्वेश्चन इजीली से सॉल्व आउट हो सके, है ना। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए। वो क्या है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, है ना। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत स्टूडेंट एक्सक्यूज मार देता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, आई एम नॉट एबल फॉर दिस, ऐसे वैसे कह देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप ठान लिए कि हमको बनना ही बनना है, तो आपको होती है ना कि ईश्वर भी मदद करने आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आप लोग को जमकर मेहनत करनी है। अभी बिहार में भी सुने होंगे 1,80,000 के या 60,000 के आसपास वैकेंसियाँ भी आई हैं। तो हुमच के मेहनत कीजिए, एक बार तो सही से पढ़ना ही है आपको। अब ये जो बता रहे झारखंड टीजीटी का, तो ऐसा नहीं, आप सिलेबस मैच कर लीजिए। अब आप लोग को एक दिन हम वीडियो में बताए थे, है ना, कि सिलेबस माइनर डिफरेंस रहता है, मैक्सिमम सिलेबस वही रहता है। तो सिलेबस आपका वही रहेगा, बस हल्का क्वेश्चन का हल्का सा पैटर्न उल्टा अलग रहेगा, है ना। तो ये वीडियो ये तो स्पेशल बनाया गया झारखंड टीजीटी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार टीजीटी में काम नहीं करेगा, DSSS टीजीटी में काम नहीं करेगा, ये सभी जगह काम करेगा, है ना। चलिए आते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अभी देखिए आज जो है वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि वेक्टरवा होता क्या है ना। डेफिनेशन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, छोटा छोटा जो जो यूज होगा सो पढ़ना जरूरी है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वेक्टर होता क्या है। वेक्टर तो फिजिक्स में पढ़े भी होंगे कि किसको बोलते हैं वेक्टर, है ना, कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantities which has both direction and magnitude called vector। छोटा सा डेफिनेशन है, क्या लिखे हैं, है ना। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके साथ मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। जैसे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोलते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन, है ना। हम लोग देखिए डिस्प्लेसमेंट को जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं हम लोग कि 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में ट्रैवल किए, है ना, 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में ट्रैवल किए। अब ये जो 5 किलोमीटर है ये तो क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड को, लेकिन उत्तर जो है वो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को। तो ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर ट्रैवल किए चले, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आ जा रहा है 5 किलोमीटर और डायरेक्शन भी आ जा रहा है उत्तर की ओर, है ना। उसी तरह आपका वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है,
फोर्स है ना, बहुत सारा है। मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, है ना। एक ये डेफिनेशन याद रखिए। फिर आप लोग को पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर के बारे में। ये डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, बस कहीं पूछता नहीं है कि वेक्टर क्या है, समझे, मैथमेटिक्स में पता होना चाहिए आखिर, है ना। अब जैसे यूनिट वेक्टर है तो ये आपका कहीं पूछा जाएगा, सवाल में यूज हो जाएगा कि एक यूनिट वेक्टर है, तो पता जो चाहिए कि यूनिट वेक्टर होता क्या। कहा जाएगा कि ए इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर बी। तो पता तो होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर होता क्या है ना। तो यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हैं। यूनिट वेक्टर अब नहीं होता है कि मान लीजिए जब शादी भी है किए हैं तो हल्का सा पता इंक्वायरी नहीं करवाता कि जो आपके होने वाले है वो, कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई की बहन है, ऐसे करके इंक्वायरी किया जाता है। तो क्यों बताया जाता है कि इन फ्यूचर में अगर आते हैं होली होली खेलने के लिए या वाटेवर कुछ भी, तो कहीं कहीं गलत आदमी से मजाक उजाक ना कर बने, है ना। इसीलिए आप लोग को दिखाया जाता है पहले कि पहले ये चीज़ जान लीजिए, उसके बाद फिर आप वो चीज़ कीजिएगा। तो इसी तरह पहले आप है ये बेसिक चीज़ जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में मूव करेंगे, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करने में, है ना। चलिए, ये जस्ट उसी तरह है, इमेजिन कीजिएगा, है ना, बेसिक क्लास। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि अ वेक्टर whose magnitude is a vector whose magnitude is unit। यूनिट का मतलब क्या होता है ना, नाम से ही पता चला यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट के बारे में दिखा रहा है ना, याद रखिएगा, ये 1 को हमेशा दिखाएगा। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर called unit vector. It is denoted by a cap, है ना, ए कैप। अब ये ए कैप क्या होता है, तो ये डायरेक्शन दिखाता है ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये हो गया यूनिट वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका केवल मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इसको दिखाया जाता है ए कैप से, और ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना। ये 2 डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, छोटा डेफिनेशन था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। अब आप सोच रहे हैं कि गुरुजी आप जिस तरह बता रहे हो तो हमको लग रहा है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर बता रहे हैं। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ वेक्टर बता रहे हो, लेकिन ये पूरा टाइप्स ऑफ पूरा जो होता है ना, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर, सब सारा वेक्टर नहीं बताना है, उतने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोग को, है ना। और उतना फिर आप पढ़े होंगे आप फिजिक्स में, और उतना जानने की आवश्यकता नहीं। बस जो यूज होगा मैथमेटिक्स में अभी वो चीज़ हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। डेफिनेशन जान के क्या कीजिएगा, वो लाइक वेक्टर किसको बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर किसको बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर, उसकी आवश्यकता नहीं है। इक्वल वेक्टर क्या हो गया, 2 वेक्टर। फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। 2 वेक्टर्स, अब उतना तेज हैं आप लोग। 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी आर said to be equal vector, equal vectors if their magnitude and direction is same. If their magnitude
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। है ना, मतलब दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे कब, जब इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी सेम हो, इसे वेक्टर को बोलेंगे इक्वल वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है ना। अब किसके बारे में जानेंगे, तो अब जानेंगे हल्का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ, अब वो लॉ लिखेंगे ना लिटरेचर में, आप समझिए क्या कहता है सो, है ना। मैथमेटिक्स में आपको लिटरेचर से बजाय बढ़िया से कंसेप्ट, वो आपका जो होता है ना न्यूमेरिकल चीज, वो चीज आपका बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो इसीलिए इसमें क्या है नहीं है सो नहीं, बस कैसे लिखाता सो दिखाते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अब ट्रायंगल लो तो इसमें 3 साइड रहेगा, तो ये कहता है कि आप सेम ऑर्डर में कोई 2 वेक्टर लो, है ना, सेम ऑर्डर में। यहाँ देखिए ये वेक्टर ए ले लिए सेम ऑर्डर में देखिए ये वेक्टर बी है, सेम ऑर्डर में है कि नहीं, है ना। एक वेक्टर इधर गया, वेक्टर इधर गया, एरो का निशान ऐसा ही है। तो सेम ऑर्डर में 2 वेक्टर लिए, तो जो समेशन ऑफ 2 वेक्टर्स है ये रिप्रेजेंट करेगा द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर, है ना, इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में अगर ऐसे एरो डाल देंगे बाबू, अगर ऐसे एरो डाल देंगे तो ये तो अब सेम ऑर्डर ही रह जाएगा, है ना, ये सेम ऑर्डर ही बन जाएगा। लेकिन रिवर्स ऑर्डर बोला है तो एरो इस साइड ना होने के बजाय इस साइड ही रहेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसे दोनों वेक्टर के समेशन को। बस यही कहता है आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और कुछ नहीं कहता है। क्या कहता है कि आप 2 वेक्टर लिए सेम ऑर्डर में, तो जो सम ऑफ वेक्टर्स है ये रिप्रेजेंट करेगा द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना। ये दोनों वेक्टर का समेशन आपका थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगा, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में। यही इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, ट्रायंगल लो है, अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम लो रहा तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें पैरेललोग्राम लो बन जाएगा, उसमें 2 ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। मान लीजिए अगर पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन रहा तो ये 2, अगर ये वेक्टर ए है तो ये आमने सामने की वजह समान रहती है, तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा। और ये एक वेक्टर अगर बी है तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, है ना। इसमें 2 ट्रायंगल बन जाएगा, और यहाँ से ये आपका डायगोनल चला जाएगा। अब क्या है कि 2 वेक्टर सेम ऑर्डर में लें तो थर्ड वेक्टर जो है, थर्ड साइड जो है ट्रायंगल का, वो आपका समेशन ऑफ वेक्टर ये होता है। मतलब ये आपका दिखाएगा वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी टेकन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो एरो का निशान यहाँ बनेगा, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, है ना। तो ये चीज आप लोगों को बखूबी आता है, बस इतना ही जाना। डेफिनेशंस की जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कैसे हमको सॉल्व करना बस ये जानना है ना। तो ये चीज समझ में आ गया, इक्वल वेक्टर, पैरेलल लॉ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, अब पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी चीज समझ में आ गया, है ना। अब हम लोग मूव करते किसके बारे में, कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना। अभी बेसिक चीज है, बढ़िया वाली चीज जो है ना बताना अभी तो बाकी है, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। अभी बेसिक चीज जान लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन बता रहे हैं। एडिशन तो आपको 2 वेक्टर का करने आता है ना। आई कैप के साथ ऐड होगा, जे कैप के साथ ऐड होगा, के कैप के साथ ऐड होगा, वो पता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए पहला प्रॉपर्टी है आपका कि इट इज कम्यूटेटिव। इट इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, क्या वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी कीजिए या वेक्टर बी प्लस का वेक्टर ए कीजिए, दोनों केस में ये चीज इक्वल रहेगा, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है
इट इज एसोसिएटिव। इट इज एसोसिएटिव। इट इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव क्या होता है कि आप पहले वेक्टर ए, 3 वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी और प्लस का वेक्टर सी। तो एसोसिएटिव लोग क्या करता है कि आप पहले ये दोनों वेक्टर को ऐड कीजिए, उसके बाद ये वेक्टर के साथ ऐड कीजिएगा, ये इक्वल रहेगा। आप पहले इस दोनों वेक्टर को ऐड कर लीजिए, उसके बाद इस वेक्टर के साथ ऐड कीजिए। मतलब आप फर्स्ट के 2 ऐड कीजिए, उसके बाद थर्ड के साथ ऐड कीजिए, ये सेम देगा बाबू। पहले आप लास्ट के 2 ऐड कीजिए, उसके बाद फर्स्ट को ऐड कीजिए, है ना। ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। Existence of additive identity। additive identity आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि किसी वेक्टर के साथ क्या ऐड करें कि वापस वही वेक्टर आ जाए। तो किसी वेक्टर के साथ 0 का ऐड कर दीजिए, 0 वेक्टर को, तो वापस मेरा क्या आ जाएगा? वेक्टर ए, है ना। या फिर कोई 0 वेक्टर को ऐड कर दीजिए आप किसी वेक्टर के साथ, तो वापस वही वेक्टर आ जाएगा। यही कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि क्या चीज ऐड करें कि वापस आइडेंटिकल आ जाए, वापस वही सेम आ जाए। तो 0 को वेक्टर को ऐड कीजिएगा तो वापस वही क्वांटिटी दे देगा, है ना। फोर्थ है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो किसी वेक्टर के साथ कौन सा वेक्टर को ऐड करेंगे कि ये नल वेक्टर देता है, इसी को बोलता है एडिटिव इनवर्स। किसी वेक्टर के साथ कौन सा वेक्टर को ऐड करें कि नल वेक्टर दे दे, तो बस यही वेक्टर को ऐड कर दीजिए, सिर्फ साइन इसका अपोजिट कर दीजिए, मतलब चेंज कर दीजिए, तो वापस ये नल वेक्टर दे देगा, है ना। हाँ, 0 ही रहेगा। या फिर आप मतलब अगर नेगेटिव वेक्टर आता है इसमें आप पॉजिटिव वेक्टर ऐड कर दीजिए, तो ये आपका क्या दे देगा? 0। इसी को हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये आपके 4 प्रॉपर्टी हैं बच्चे वालों, किसके? वेक्टर एडिशन के। कोई दिक्कत चारों प्रॉपर्टी में नहीं हुआ होगा, है ना। मूव करें नेक्स्ट में। चलिए अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में? सेक्शन फार्मूला। इसमें भी सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताएं, इसमें भी आपका सेक्शन फार्मूला है। सेम उसी तरह है, अरे डिफरेंस नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या था? पहले इंटरनल डिवीजन, एक था एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले इंटरनल डिवीजन के बारे में जानते हैं। इंटरनल डिवीजन, देखिए इंटरनल डिवीजन में कैसे लिखते हैं हम लोग, उसमें भी आप लोग को पता होगा कुछ कुछ, है ना। मान लेते हैं हम बनाते फिगर, एक फिगर आ गया, इसका नाम हम यहाँ डाल देते हैं P और ये आपका Q है। अब PQ जो है यहाँ R डाल देते हैं, PQ जो है सो इसको M चेंज कर देंगे, कलर चेंज, है ना। और ये जो है सो आपका O है, ये आपका वेक्टर A है, ये वेक्टर B है ना। ये वेक्टर A है आपका और ये वेक्टर B है। और ये जो आपका PQ है ये R को किस रेशियो में डिवाइड करता है? M रेशियो N में, है ना।
तब हमको इंटरनल डिवीजन रहा। और अगर हमको आप देखिए, और हम किसी का तो पोजीशन वेक्टर निकालते थे, उसमें पी का निकालते थे, इसमें हमको आर का निकालना होगा, क्योंकि ये पी क्यू एक लाइन जो है सो आर को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम ओ आर का पोजीशन वेक्टर निकालें, मतलब आर का पोजीशन वेक्टर निकालें ओ आर, तो वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो m वेक्टर बी और इंटरनल में क्या होता है ऐड प्लस का n वेक्टर ए और डिवाइड बाय m प्लस का n, है ना, ये हो गया m वेक्टर बी, सामने वाला m वेक्टर बी प्लस का n वेक्टर ए और डिवाइड बाय m प्लस का n। ये क्या हो गया इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन, है ना, ये आपका इंटरनल डिवीजन था, ये एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में, तो एक्सटर्नल डिवीजन में ये आपका रह जाता है ओ, यहाँ हल्का सा चेंज हो जाता है, ये आपका आर जो है, आर ये आपका यहाँ बनता है, और ये आपका पी क्यू है ना, पी क्यू है, ये आपका वेक्टर बी बन जाता है, वेक्टर बी, ये जो है ओ क्यू वेक्टर बी बन गया, और ये जो है सो वेक्टर ए बन गया ओ पी, और पी क्यू जो है सो इसको m/n में डिवाइड करता है, मतलब ये रेशियो आपका m हो जाएगा, है ना, ये रेशियो आपका m हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पी आर, और पी आर बनता है रेशियो में कैसे डिवाइड होता है पी आर और फिर आपका क्यू आर, तो क्यू आर जो है सो ये आपका n हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक n हो जाता है ना। अब इसको कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, अगर ओ आर का निकालना हो हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा m वेक्टर बी माइनस का n वेक्टर ए और डिवाइड बाय m माइनस का n, है ना, ये निकल गया मेरा एक्सटर्नल डिवीजन में। तो सेक्शन फॉर्मूला में ये आप लोगों को पहले भी बताए थे, अभी भी जान लिए, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन तक, यहाँ तक को, यहाँ कंसेप्ट तक क्वेश्चन का है तो कंसेप्ट करवा रहे हैं, तो ये कंसेप्ट तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए मूव करते हैं, इंटरनल में प्लस आता है, एक्सटर्नल में माइनस आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हम लोग इसमें भी आप लोग पढ़े थे बाबू, कैसे कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं और किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर कैसे निकालते हैं, इसमें भी पढ़ना है ना। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, और इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, सेंट्रॉइड निकालना है ना ट्रायंगल ABC का, ये हो गया आपका A, B और C, और ये भी हमको निकालना है इन सेंटर A, B और C। देखिए सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या होता है, ये जो आपका A है, अगर A से हमको लाइन खींच रहे हैं तो ये मीडियन, मतलब AD जो यहाँ किसी का नाम डालेंगे तो AD जो से मीडियन बन जाता है, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर रहेगा, है ना। अगर B से लाइन खींच रहे हैं तो ये चीज़ व ये चीज़ बराबर रहेगा, समझ में आया। और अगर C से लाइन खींचेंगे तो ये चीज़ व ये चीज़ बराबर रहा, ये चीज़ जो है सो ये चीज़ के इक्वल रहेगा। तो भी यहाँ हमको सेंट्रॉइड ये बीच वाला निकालना रहता है, डाल दिए जी, ये जी हमको निकालना रहता है ना। तो जी कैसे निकलेगा, तो जी निकलता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो हम पोजीशन वेक्टर को ए को कैसे मानते हैं, मान लिए कि ओ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए जो है अल्फा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी जो है सो बीटा वेक्टर है ना, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जो है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी
ये आपका गामा वेक्टर। तो फिर हमको निकालना सेंट्रॉइड, मतलब ओ जी निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस का पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और डिवाइड बाय 3, यही निकल गया मेरा क्या चीज, तो ये निकल गया मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, मतलब सेंट्रॉइड। जी मेरा क्या है, सेंट्रॉइड है ना, ये जी जो है सो मेरा क्या है, तो जी मेरा सेंट्रॉइड है। ये जी जो है सो मेरा क्या है, तो जी मेरा सेंट्रॉइड है ना। उसी तरह अगर इसमें निकालना चाहें तो इसमें कैसे निकलता है, पहले तो एक सर्कल बनता है गुरुजी, है ना, सभी के बीच वाले पॉइंट से इसका हम लोग क्या निकालना पड़ता है, सेंट्रॉइड। ये लाइन और ये लाइन ये जो जहाँ आगे मिलता है यही कहलाता है मेरा क्या चीज, इन सेंटर। इन सेंटर मतलब ओ आई निकालना है, तो लेंथ अगर ये यहाँ ए रहा, यहाँ आपका बी रहा और यहाँ आपका सी रहा, तो उसी तरह इसमें भी है, इसमें भी कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है ना। अब इसका भी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, सो ए अल्फा ले लिए और ये बीटा ले लिए और गामा ले लिए, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, अगर ओ आई निकालना है तो कैसे निकालते थे, उसमें ए क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस का बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बीटा प्लस का सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी गामा, है ना। ये हो गया डिवाइड बाय क्या हो जाता है, ए प्लस का बी प्लस का सी। ये हो गया मेरा इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सेम था, ज़्यादा डिफरेंस इसमें था नहीं, है ना। यहाँ तक बात हो गया होगा आप लोग को क्लियर, यहाँ तक कोई तकलीफ उकलीफ कुछ नहीं हुआ होगा। अब हम लोग जानते हैं मेन मुद्दा के बारे में, है ना। चलिए, तो मेन मुद्दा क्या है वो जानते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा और बढ़िया वाला चीज़। तो हम लोग जानते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट वेक्टर क्या होता है, स्केलर और डॉट वेक्टर्स, है ना। प्रोडक्ट है ना, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसके बारे में जानते हैं, है ना। यहाँ से आपको हर चीज़ याद रखना होगा बच्चों लोग, उधर भी याद रखना ही है, लेकिन ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो ये होता है बाबू लोग कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालें तो ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा, है ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम लोग ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को बी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा कोई दिक्कत नहीं है। ये सब दोनों बात जो है सो सेम है। यही कहता है मेरा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। समझ में आ गया। अब यहाँ हम लोग ये चीज़ तो जान ही गए, अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इट्स प्रॉपर्टीज़, है ना। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं करके इसका प्रॉपर्टी क्या है, और इसके प्रॉपर्टी में ही सारी चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ बाबू, इसलिए आप लोगों को प्रॉपर्टी बढ़िया से देखना है। यह स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स किसको बोलते हैं, ये चीज़ तो पता चल गया कि दो वेक्टर का जब भी डॉट निकालेंगे तो वो दोनों के मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि इट इज़ कम्यूटेटिव, इट इज़ कम्यूटेटिव। अब ये नाम याद रहो चाहे नहीं याद रखो, लेकिन ये कम्यूटेटिव सोच रहा होता कि इससे याद रखना जरूरी है। इट इज कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि आप ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, बात बराबर है गुरुजी, रत्ती भर का डिफरेंस नहीं है ना। ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अभी एकदम समझते जाना है और अच्छा से इसको देखते जाना है। दूसरा है, और बताइए क्लास करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं,
क्योंकि ये बेसिक चीज़ करवाया जा रहा है। आप तो बोलिएगा कि गुरुजी मज़ा तो क्या ही बतावें, बड़ा कष्ट है पढ़ाने में, बस किसी तरह नौकरियाँ हो जाना चाहिए, है ना, उसके बाद तो मौज है। तो सही बात है, नौकरी करने से पहले आपको मेहनत तो करना ही होगा, फिर नौकरी कीजिए उसके बाद। देखिए गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आपको लेने के पहले ही पूरा परेशानी झेलनी होगी, आफ्टर लेने के बाद तो फिर रिलैक्सेशन है, पूरा एकदम रिलैक्स। और प्राइवेट कंपनी में क्या कि इजली तो मिल जाती है, बट फिर वहाँ केचैया ज़्यादा होता है ना। तो ये डिफरेंस है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। अब तिलक भी बढ़ जाएगा आपका, समझ रहे हैं क्या नहीं। पहला कम्यूटेटिव है, इट इज कम्यूटेटिव। दूसरा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर देन, अब जब ए वेक्टर और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। तो वेक्टर ए डॉट बी जो है बच्चा लोग ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, है ना। अच्छा जी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल देन, और जब वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है सो पैरेलल है तब क्या होगा, पैरेलल रहेगा तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, है ना। और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है सो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, या फिर ए बी लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ आपको नोट करते जाना है और ये समझते हुए जाना है ना, ये कैसे कैसे हो रहा है। सो चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि वेक्टर ए बराबर A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप, देन तब जब वेक्टर ए दे रखा है बी दे रखा है तब यहाँ दो बात याद रखिएगा। पहला है कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालें तो ये आपका देखिए ये डॉट में क्या होता है कि सेम के साथ 1 बनता है, मतलब आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ करेंगे तो ही 1 बनेगा। लेकिन जैसा ही इसका चेंज कर देंगे, मतलब आई को जे के साथ बढ़ा दें या आई को के साथ बढ़ा दें तो ये 0 बन जाएगा। तो इसके साथ 1 1 बनेगा, तो डॉट निकालना मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A1 B1 प्लस का A2 B2 और प्लस का A3 B3 होगा, है ना। बाकी सबके साथ अगर मिलाएंगे तो डिफरेंट आ जाएगा, जिसकी वजह से 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर एंगल निकालने बोले cos थीटा तो वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है आपका A1 B1 प्लस का A2 B2 प्लस का A3 B3 और डिवाइड बाय क्या हो जाता है रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस का A2 का स्क्वायर प्लस का A3 का स्क्वायर, है ना। फिर ये हो जाता है आपका B1 का स्क्वायर प्लस का B2 का स्क्वायर प्लस का B3 का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये कितना प्रॉपर्टी हुआ 4 5 हुए ना, 1 2 3 4 प्रॉपर्टी हुए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या है वो भी पता चल गया और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता चल गया, चारों प्रॉपर्टी, है ना। आते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वही बोल रहे थे अभी कि आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या आप जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप के कैप
को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो ये हमेशा रिजल्ट में क्या देता है, 1 देता है, क्योंकि इसके बीच एंगल जो बाबू वो क्या बन जाता है, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हमेशा 1 देगा। लेकिन जैसे ही आप अल्टा पट्टा कर दिए, मतलब आई कैप को जे कैप के साथ कर दीजिए, आप जे कैप को के कैप के साथ कर दीजिए, है ना, या आप के कैप को आई कैप के साथ कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। जैसे ही चेंज का कीजिएगा, सेम रहा तो 1 बनेगा, और जैसे ही चेंज कीजिएगा तो ये फिर आपका क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 0, है ना। चलिए, ये हो गया प्रॉपर्टी। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस का सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाता है, और प्लस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाता है ना। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर करेंगे, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और प्लस का 2 वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा, है ना। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आपका जनरली आप ए बी भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, ये मैग्नीट्यूड को आप ए बी भी लिखेंगे चलेगा, फर्स्ट में ही बताए थे। चलिए, अगर वहीं अगर माइनस रहा तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज बाबू सिर्फ माइनस हो जाएगा। वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसी तरह लिखना है। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा, ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, अगर दोनों को ऐड कर दे बाबू, ये सब दोनों को ऐड कर दें, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो कट जाएगा, ये चीज़ बचेगा 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा जी, अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस का वेक्टर सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस का 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना, या फिर आप ऐसे नहीं ऐसे लिखें 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस का बी डॉट सी और प्लस का सी डॉट ए। आपका वही आएगा जैसे हम लोग कैसे भी फॉर्मूला में लिखे थे, यहाँ 2ab cos थीटा, तो डॉट को हटाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, है ना, तो ए बी बी सी और सी ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना बच्चों वाला लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये अगर इक्वल है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, तो 100 नहीं 200% चांस है कि वेक्टर ए जो है सो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, है ना। ये परपेंडिकुलर का साइन डायरेक्ट समझ में आएगा ना बाबू लोग, परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि देखिए दोनों साइड स्क्वायर कीजिए तो यहाँ आपका ये स्क्वायर तो कट जाएगा, यहाँ माइनस का 2ab बचेगा, यहाँ प्लस का 2ab बचेगा, इसको इधर लेके आएंगे तो cos थीटा बराबर 0।
तो कितना डिग्री का, 0 नहीं होगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ आपका ए बी, यहाँ आपका बचेगा 4AB cos थीटा, है ना, 4AB cos थीटा, तो 4AB cos थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा प्लस का 2AB और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2AB, प्लस का 4AB, तो 4AB तो ये बन जाएगा 4AB बराबर cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 0। अब cos कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, मतलब एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो मतलब 100% है कि ए जो है परपेंडिकुलर होगा बी के, है ना। ये प्रूफ करने वाला चीज आप खुद से कीजिएगा, बट ये याद रखना है आपको। दूसरा है कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर निकालें, और ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, तो भी चांस है बाबू लोग कि आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है सो आपस में क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है सो परपेंडिकुलर है। समझ में आया? चलिए फिर जानते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि अगर वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी जो है सो अगर इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो इसमें जो वेक्टर है ए और बी ये आपका पैरेलल है, ये आपका वेक्टर क्या है बच्चों लोग, ये आपका पैरेलल है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है सो आपस में पैरेलल है ना। ये आपको एज ए रिजल्ट तुरंत एज इट इज याद रखना है। समझ में आया? और उसमें कुछ रह गया नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अगर आपको बोले कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या है ऑन वेक्टर बी पे, तो ये कुछ नहीं होता, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मतलब ऑन के बाद जो रहेगा ना बाबू, ऑन किस पे कर रहा है, तो वेक्टर बी पे कर रहा है, तो डिवाइड में आपका उसी का मैग्नीट्यूड आएगा जिस पे कहेगा। वो ऑन बोला है, ऑन के बाद मतलब जैसे ऑन बी बोला है तो बी पर बताना हमको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा डिवाइड में। अगर ऑन ए रहता तो ये ऑन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आता, ऊपर में सेम रहेगा। मान लीजिए इसी को अगर हम ऐसे कर दें कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी बताइए ऑन वेक्टर ए पे, चेंज कर दिए है ना, ऑन वेक्टर ए में, तो ऊपर तो आपको सेम रहना बाबू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ही रहना है, लेकिन नीचे चेंज क्या हो जाएगा बताना किस पे, ए पे, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए नीचे आ जाएगा, है ना। ऑन जिस पे कार्य कहेगा उसी को हमको डिवाइड में लाना है मैग्नीट्यूड के साथ। ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर समझ में। चलिए और इसमें समझिए आप वर्क डन, यहां से वर्क डन भी निकल जाएगा आपका, है ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप वर्क डन आपको बोले निकालने के लिए, तब फोर्स निकालिए डॉट प्रोडक्ट और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये इसका आपको इस तरह से निकल जाएगा, क्या चीज, फोर्स भी और वर्क डन भी इस तरह निकल जाएगा। ये आपका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है, उसी का प्रॉपर्टीज है बाबू, आप वहां से वर्क डन भी निकाल सकते हैं, है ना। अब इसमें और कुछ रह गया नहीं, और इसमें कुछ नहीं रहा। ये आपका 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 और आपका 13 14 15 16, ये प्रॉपर्टी हो गया, है ना। 16 प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में, स्केलर तो हो गया। अब आते हैं वेक्टर जिसको बोलते हैं क्रॉस, है ना, वेक्टर या फिर इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर।
ये क्या कहता है? तो ये भी आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा है, मतलब आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करोगे तो ये क्या देता है? ये देता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ कॉस थीटा नहीं, यहाँ साइन थीटा आता है। अब देखिए बाबू, ये नाम क्या बोले? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मतलब ये चीज जो लिख रहे गुरुजी ये आपका वेक्टर भी है। अब यहाँ इतना मैं लिखे बताइए तो बाबू ये वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, ये तो ससुरा मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, ये एंगल हुआ है, तो अगर मैं डायरेक्शनवा कहाँ दिखा रहा है गुरुजी? तो डायरेक्शनवा के लिए हम लोग यहाँ एन कैप लगा देते हैं। ये आपका एन कैप क्या दिखाता है? डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। अब ऐसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर है। इसलिए नाम भी डाला है इसमें वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। समझ में आ गया? चलिए अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में फटाफट पढ़ते हैं। इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए इसका पहला प्रॉपर्टी होता है बाबू, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है ना? इट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब कम्यूटेटिव नहीं होता, इसका मतलब कि आप ए क्रॉस बी कीजिए तो ये ऐसा नहीं है कि बी क्रॉस ए भी कीजिएगा तो आपका वही आ जाएगा, है ना? ये आपका इक्वल 100% नहीं आएगा, मतलब ये इक्वल नहीं आता जनरली। दूसरा है कि अगर मान लीजिए आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि ना हमको इक्वल रखना ही है ना, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं गुरुजी हमको इक्वल रखना है वेक्टर बी क्रॉस ए को, तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस साइन आपका चेंज हो जाएगा, है ना? ये प्लस में रहता तो ये माइनस में हो गया, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ये दोनों आपस में इक्वल रह सकता है, ये जो है दोनों आपस में इक्वल रह सकता है विदाउट साइन। कब रहेगा? तो ये रहेगा गुरुजी जब दोनों का आप क्या निकाल दो? मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दो तो ये आपस में इक्वल रहेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बच्चों लोग? ये आपका 3 प्रॉपर्टी हो गया यहाँ कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये अगर इक्वल रखना चाहे तो माइनस के साथ रखिए, और अगर पूरी इक्वल रखना चाहे तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। चलिए आते हैं 4th प्रॉपर्टी में। 4th प्रॉपर्टी करता है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, साइन मत डाल रहे बाबू, समझ जाइएगा ना, ये परपेंडिकुलर दिखा रहा है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो परपेंडिकुलर है, देन ये जो परपेंडिकुलर को दिखाता है, ये जो पैरेलल को दिखाता है ना, पता रहेगा इतना। चलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए वेक्टर बी जो परपेंडिकुलर होता है, एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का, है ना? तो 90 डिग्री का बनेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए बी साइन 90 डिग्री बनेगा, तो उन्हें लिखते हैं ए बी एन कैप, है ना? अब ये चीज़ तो पता है बाबू कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, है ना? ये चीज़ तो उसमें भी बताए थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में, तो वही लिख दिए यहाँ डायरेक्ट, है ना, कि ए बी एन कैप होता है। लेकिन यदि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है सो आर पैरेलल रहा तब क्या होता है? अब पैरेलल रहा तो एंगल में कितना बनेगा? 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है सो 0 बनेगा। अब यहाँ बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ 0 लिखना सही नहीं है, वहाँ तो लिख देते थे कि ए डॉट बी जो है सो आपका 0 आ गया, अगर रहा आपका परपेंडिकुलर तब, है ना, तब 0 आ जाता है।
यहाँ ये लिखना सही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेक्टर को इंडिकेट करता है और ये जीरो सिर्फ लिखे हैं तो ये स्केलर को इंडिकेट कर रहा है, तो दोनों साइड इक्वल रहना चाहिए क्वांटिटीज, है ना। तो यहाँ वेक्टर का साइन लगाना होगा। समझ में आया? अच्छा, इसका हम एक चीज लिख रहे हैं, अगर दूसरा चीज ये वाइस वर्सा भी सही है। अगर मान लीजिए ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो की इक्वल आ रहा है तो 100% 200% चांस है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा, पैरेलल होगा। ये याद रखिएगा। वाइस वर्सा भी है, ऐसा नहीं कि अगर पैरेलल रहा तो ये कंडीशन होगा और ये कंडीशन रहा तो ये वेक्टर भी पैरेलल होगा, है ना। वाइस वर्सा है। चलिए, अब यहां अगर सेम सेम रहा, है ना, अगर वेक्टर सेम सेम रहा, वेक्टर ए क्रॉस आई वाला लिखते हैं तो अच्छा से क्लियर होगा। आई कैप क्रॉस का आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस का जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस का के कैप। अगर सेम सेम रहा तो डॉट प्रोडक्ट के साथ 1 हो जाता है, डिफरेंट के साथ 0 होता है, लेकिन यहाँ उल्टा, यहाँ सेम सेम रहा तो यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। और डिफरेंट रहा तो क्या होता है, तो देखिए डिफरेंट क्या क्या हो सकता है। यहाँ हल्का बना दीजिएगा एक सर्कल, है ना, यहाँ नहीं यहीं बना देते हैं एक सर्कल, पेन लेते हैं चेंज का, यहाँ एक सर्कल बना दिए, है ना। और ये आपका वेक्टर ए दिखा रहा है, ये वेक्टर बी दिखा रहा है और ये वेक्टर सी दिखा रहा है, वेक्टर सी, है ना, वेक्टर सी दिखा रहा है। तो यहाँ देखना है आपको कि अगर डिफरेंट रहा, मतलब मान लीजिए यहाँ आई जे कैप कर लीजिए ना, आई जे कैप दिखा रहे हैं, यहाँ चेंज कर दीजिए, सिर्फ आई जे और के कर देना है हमको। ये आपको आई कैप दिखा रहा है, पूरा चेंज करना होगा ये वेक्टर का साइन, है ना। चलिए, ये आपका दिखा रहा है आई कैप, ये आपका जे कैप और ये आपका के कैप, है ना। उसमें लेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा, पिछला भी ऐसे लिए सिमिलर रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए अगर यहाँ आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे करेंगे बाबू, देखिए आई जे करेंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ के आ जाएगा, के कैप, है ना। उसी तरह अगर हम जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के, तो ये क्या आ जाएगा, तो जे क्रॉस के करेंगे सेम डायरेक्शन में तो ये आपका आई कैप आ जाएगा। और उसी तरह आई के आ गया, जे आना, तो अगर उसी तरह हम के क्रॉस आई करेंगे तो ये आपका जे आ जाएगा, है ना। सेम डायरेक्शन में क्या है, जे आ जाएगा। ये समझ में आया? लेकिन जैसे ही यहाँ डायरेक्शन में चेंज करेंगे बाबू, जैसे यहाँ आई जे किए तो के आया, जे के किए तो आई आया और के आई किए तो जे आया, सेम डायरेक्शन में था। लेकिन जैसे हम रिवर्स डायरेक्शन में चल गया, आई के कर देंगे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये रिवर्स में चला गया आई के, तो ये आपका माइनस का जे आ जाएगा, है ना, माइनस का जे आ जाएगा। उसी तरह अगर हम के और जे कर देंगे, के और जे, है ना, रिवर्स डायरेक्शन में चल गया, रिवर्स डायरेक्शन में तो ये माइनस का आई आ जाएगा। और उसी तरह अगर हम जे और आई कर दें, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो ये आ जाएगा माइनस का के कैप, है ना, माइनस का के कैप। जे आई कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा, माइनस का के कैप। तो याद रखिएगा डायरेक्शन सेम सेम रहा, ये आप सर्कल बना के जरूर देख लीजिएगा, ये पता चलेगा आपको। डायरेक्शन आपका जब भी सेम सेम रहा, है ना, डायरेक्शन आपका जब भी सेम सेम रहा बच्चा लोग तो वो सेम रहेगा, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन रहा तो ये माइनस के साथ आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसका भी हल्का सा डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाइए कि अगर वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी और प्लस का वेक्टर सी रहा तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी प्लस का वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर सी, है ना। चलिए, यहाँ तक प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना, ऐसा उम्मीद करते हैं। और उम्मीद तो बढ़िया उम्मीद करते हैं हम, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, अब इसका एरिया निकाल सकते हैं बच्चों लोग हम लोग, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके। अगर मान लीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है ना, शॉर्ट फॉर्म मारना है बाबू, पता चल जाएगा। ये चीज जो सब पैरेलल लाइन को दिखाता है पैरेललोग्राम, है ना, समझ में आएगा ना। चलिए एरिया पैरेललोग्राम निकालना है विथ एडजेसेंट साइड्स, विथ एडजेसेंट sides, with adjacent sides vector A and vector B। मतलब एक पैरेललोग्राम जो बाबू उसका एरिया निकालना जिसका एडजेसेंट साइड दे रखा वेक्टर A और B, तो वेक्टर A और वेक्टर B दे रखा है, एरिया पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड वेक्टर A एंड B इज, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका, पेन चेंज कर देते हैं, ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। समझ में आया। जब भी आपका एडजेसेंट साइड दिया हो पैरेललोग्राम का तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं किसका फॉर्मूला यूज करके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और मैग्नीट्यूड क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस का B, है ना। और ये आपका AB क्या है, एडजेसेंट साइड है। समझ में आया। अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक और तरीका है, कब, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ डायगोनल्स, यदि आपका डायगोनल दिया हो, विथ डायगोनल्स D1 एंड D2, D1 एंड D2 इज, हमको अगर एरिया पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं कब, जब उसका डायगोनल दिया हो, तो क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, है ना, D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाय 2 कीजिए, तो इससे भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। तो दो तरीका है एरिया पैरेललोग्राम निकालने का, एक है क्या होगा, एडजेसेंट साइड दिया रहेगा तो दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कर दीजिए, और एक अगर डायगोनल दिया रहेगा तो दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कर दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, है ना। मान लीजिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड, with adjacent sides vector A and vector B, area of triangle with adjacent sides vector A and vector B is, तो इसका एरिया किसके निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब इसका एडजेसेंट A और B दिया हो, तो ये 1/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, है ना। मतलब ये क्या निकल जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B और डिवाइड बाय 2, ये किसका निकलता है, तो ये निकलता है आपका एडजेसेंट साइड का। अच्छा अगर प्लेन ये हो गया, प्लेन क्वाड्रिलेटर ABCD का बोलेगा निकालने के लिए, नॉर्मली क्वाड्रिलेटर का ABCD का पूछेगा निकालने के लिए एरिया, यदि उसका डायगोनल पता हो तो भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, जो डायगोनल रहेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय 2, है ना। मतलब यहाँ जैसे देखिए हम वो कहना चाह रहे हैं ना कि जैसे यहाँ पैरेललोग्राम का डायगोनल दे रखा तो ये हो गया, अगर नॉर्मल को क्वाड्रिलेटर का भी दे सकता है ना, अगर क्वाड्रिलेटर मान लीजिए ABCD क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन इसका आपको डायगोनल पता है D1 और D2, तो इसका भी एरिया इसी तरह से निकलेगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट D2, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ D1 और D2। समझ में आ गया। ये किसका है, तो ये आपका निकल गया प्रॉपर्टीज किसका, तो ये प्रॉपर्टीज आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का। इसमें तो ज़्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, और इसमें कुछ रह गया क्या, और इसमें हाँ और रह गया अभी इसमें, आप इस प्रॉपर्टीज के माध्यम से कपल ऑफ मोमेंट भी निकाल सकता है। कपल ऑफ मोमेंट निकालने के मोमेंट ऑफ फोर्स पे ले जानी है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ना सो दो तरीका से निकलता है, एक आपका अबाउट लाइन निकलेगा, है ना, यहाँ लिख देते हैं अबाउट पॉइंट, और एक निकलेगा अबाउट लाइन, है ना, अबाउट पॉइंट
और एक निकलेगा आपका अबाउट लाइन, अबाउट लाइन, मोमेंट ऑफ फोर्स। अबाउट पॉइंट क्या होता है? तो अबाउट पॉइंट होता है वेक्टर m इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, है ना। और यहाँ जो r है वो r क्या दिखा रहा है? तो r दिखा रहा है पोजीशन वेक्टर को, इज अ पोजीशन वेक्टर, इज अ पोजीशन वेक्टर, है ना। और अगर लाइन में पूछे तो कुछ नहीं, सेम रहेगा, वेक्टर m इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। और लाइन पूछे तो यहाँ आपको डायरेक्शन भी देना होगा, तो डायरेक्शन की जगह पर यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, n कैप डाल दिए, तो ये डायरेक्शन दिखाना होगा, है ना। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। ये अबाउट पॉइंट निकलता है ये, और अबाउट लाइन ये निकलता है, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा सिर्फ। अच्छा जी, अब ये चीज़ निकल जाएगा तो आपका फिर मोमेंट ऑफ फोर्स भी, मोमेंट कपल ऑफ मोमेंट भी निकल जाएगा, है ना। कपल ऑफ मोमेंट, कपल ऑफ मोमेंट, बड़ा नहीं ना हो जाएगा ये, दिखेगा ना फिर बढ़िया से, ओहो बड़ा हो जाएगा ना। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं, फिर ज़्यादा छोटा हो जाएगा पीटीए बनाने में, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया है, प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कपल ऑफ मोमेंट नेक्स्ट में निकालते हैं, है ना। चलिए, कपल ऑफ मोमेंट, कपल ऑफ मोमेंट, कपल ऑफ मोमेंट कैसे निकलता है? तो कपल ऑफ मोमेंट जो है ये निकलता है बच्चों लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर m। अब ये दूसरा वेक्टर m अभी तुरंत निकाले हैं, है ना। कैसे निकाले हैं? तो ये निकाले हैं कि जो वेक्टर m है वो इक्वल होता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f के, है ना। चलिए, यहाँ तक कोई तकलीफ हल्का सा भी नहीं होना चाहिए। अब हल्का सा जान जाइए आप लोग, ये चीज़ जान के किसके बारे में जानिए अब जानिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ तक तो आपको क्रॉस और डॉट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम लोग जानते हैं हल्का किसके बारे में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये भी बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है इससे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? तो वेक्टर ए बी सी कोई वेक्टर है ना, ए बी सी कोई वेक्टर है, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये दिखाने का तरीका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ये जो है सो इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल होता है? तो वेक्टर ए को आप बाहर कर दीजिए, डॉट और वेक्टर बी क्रॉस सी, है ना। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तरीका है इसको दिखाने का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो स्केलर अगर ए बी सी कोई वेक्टर रहा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहता है कि ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के इक्वल होता है ना। अब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। इट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में ही सब चीज़ आप लोग को बता दिए बच्चों लोग। परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, एंगल कैसे निकलता है ना। फिर आपका पैरेलल होगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ हम प्रॉपर्टी में ही बताए हैं, तो ये याद रखिएगा कि उसका तो अलग चीज़ बताए नहीं गुरुजी। प्रॉपर्टीज में पहला है कि किसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर रिपीट कर गया बाबू, है ना, दो वेक्टर सेम रह गया, तो ये हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल। देखिए दो वेक्टर सेम है ना। मान लीजिए आपका अगर वेक्टर बी भी सेम रहा, मतलब कोई सा भी दो वेक्टर सेम आ गया ना, तो उसका वैल्यू जो है आपका जीरो के इक्वल होगा। समझ में आ गया? चलिए, पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर आप सेम सीक्वेंस में लो, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है ये आपका इक्वल होगा, सेम सीक्वेंस में लो। ए बी सी लिए हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बी सी ए, तो बी सी ए करो, बी सी ए करो, है ना। ये भी आपका सेम रहेगा, बी सी ए किए, फिर सी ए बी करो,
सी ए बी करो, मतलब अगर सीक्वेंस अगर सेम रहा बाबू, देखिए ए बी सी किए, फिर बी सी ए किए, बी सी ए, और फिर क्या किए सी ए बी, अगर सीक्वेंस सेम रहा तो ये स्केलेट ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा इक्वल रहता है ना। सीक्वेंस अगर सेम रहना चाहिए, समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही अगर सीक्वेंस हम बड़ा तिरछा कर दिए, मान लीजिए हम वेक्टर ए बी और सी को लिख दिए, क्या लिख दिए, तो लिख दिए हम बी ए और सी। तो जैसे ही बी ए सी लिखें तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका साइन जो है सो नेगेटिव आ जाएगा फिर, है ना, साइन जो है सो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर सीक्वेंस से जैसे ही भटकेंगे बाबू तो उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा, है ना। मान लीजिए हम सी बी ए लिख दिए तो भी साइन नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर सीक्वेंस सेम सेम रहा तो ये इक्वल होगा, और जैसे ही सीक्वेंस टूटेगा तो ये माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। समझ में आ गया। ये हो गया आपका तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि इफ वेक्टर ए बी एंड सी जो है, वेक्टर ए बी और सी जो है सो आर कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर देन, अच्छा कोलिनियर का मतलब समझ में आता है ना क्या होता है। कोलिनियर का मतलब ये होता है पैरेलल। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में प्रेजेंट रहेगा, तो दो लाइन पैरेलल रहेगा। तो याद है वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा वेक्टर बी, है ना, लैम्डा वेक्टर बी। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, लाइन एंगल वो कितना बनेगा 0 डिग्री। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो से 0 आएगा, उसको लिख देते हैं अलग से हम। इन कोलिनियर का मतलब यहाँ कोप्लेनर यूज हुआ तो वो याद आ गया। जैसे अगर वेक्टर ए बी सी जो कोप्लेनर है बाबू, तब क्या होता है, तो जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं वो आपका 0 के इक्वल आएगा, है ना। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं वो आपका किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। 1 2 3 4, समझ में आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये प्रॉपर्टीज आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आपका यही 4 प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना है। अगर सेम रहा तो 0 हो जाएगा, सेम सीक्वेंस में रहा तो इक्वल रहेगा, डिफरेंट सीक्वेंस में रहेगा तो आपका माइनस का साइन आएगा, और ए बी से अगर कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है सबको 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हल्का सा एक बात और जान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ 2 बात याद रखिए कि यदि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपका कोलिनियर है बच्चों वालों, आर कोलिनियर है, तब क्या होता है ना। इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है तब क्या होता है, तब होता है बच्चों वालों कि वेक्टर ए जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो जाता है ना। या फिर क्या होता है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है सो वो आपका 0 वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि एंगलवा तो 0 डिग्री बनेगा और साइन 0 कितना होता है 0, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, है ना, कोलिनियर रहा तो। अच्छा एक चीज और कंडीशन पॉसिबल है बाबू, मान लीजिए अगर वेक्टर ए, यहाँ हल्का सा ये पेन से लिख देता है ना, मान लीजिए अगर वेक्टर ए का वैल्यू दे रखा हो a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, एंड वेक्टर बी का वैल्यू दे रखा हो b1, यहाँ a1 लिखा गया, वेक्टर ए है ना, ये हो गया b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस का b2 j कैप और प्लस का b3 k कैप, है ना। ऐसा रहा तो अगर ए वेक्टर वेक्टर बी जो है सो कोलिनियर रहा तो भी हो सकता है बाबू कि b1 बाय a1 ये इक्वल होगा b2 बाय a2, ये इक्वल होगा c2 बाय नहीं b3 बाय a3 ना, b3 बाय a3। तो याद रखिएगा अगर दो वेक्टर कोलिनियर रहा तो 3 तरीके से पहचान सकते हैं। पहला यहाँ ये साइन लगा दे, पहला कि वेक्टर ए जो है सो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। दूसरा तरीका है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है सो आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि b1 बाय a1, b2 बाय a2 और b3 बाय a3 जो है सो इक्वल रहेगा, है ना। समझ में आया। इसका पेन हल्का सा चेंज कर लेते हैं, है ना।
B1 डिवाइड बाय A1 इज इक्वल टू B2 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू B3 डिवाइड बाय A3। समझ में आ गया? चलिए, ये आपका कोलिनियर रहा तब, लेकिन अब कोई वेक्टर कोप्लेनर रहा बच्चा लोग, है ना। इफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस का A2 J कैप प्लस का A3 K कैप, है ना। फिर वेक्टर B जो है इज इक्वल टू B1 I कैप प्लस का B2 J कैप प्लस का B3 K कैप एंड वेक्टर C जो है सो ये आपका रहा C1 I कैप प्लस का C2 J कैप प्लस का C3 K कैप रहा। आर कोलिनियर रहा, कोलिनियर नहीं, कोलिनियर तो अभी तो दिखाए हैं, कोप्लेनर ना। आर कोप्लेनर रहा, कोप्लेनर तब क्या होता है? अच्छा, कोलिनियर का यहाँ स्पेलिंग गलती कर दी है क्या? अच्छा जी, ये रहो कोलिनियर। कोप्लेनर रहा बाबू लोग, तो क्या होता है? तो अभी तुरंत बताएं, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है सो क्या जाता है? 0, है ना। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकलता है गुरुजी कैसे? तो ये ऐसे निकलता है बाबू लोग, है ना। ABC आपका 0 है, तो ये हो जाएगा आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल, है ना। ये याद रखिएगा, जब 3 वेक्टर को प्लेनर रहा तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? A1 A2 मतलब A वेक्टर का कोफिशिएंट, वेक्टर B का कोफिशिएंट और वेक्टर C का कोफिशिएंट है, मतलब वेक्टर C में जो आया उसका जो आप निकालिएगा क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट, तो वो आपको किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। समझ में आ गया? चलिए, तो आप लोग को जितना भी बेसिक चीज़ था वो सारी चीज़ बता दिए बाबू। अब जो है ना क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को मज़ा आएगा, क्योंकि कोई चीज़ अब छूटा नहीं है। अब सब जितना चीज़ था आप लोग को सब चीज़ बता दिया गया है। अब उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखिए, आप ईच एंड एवरी कंसेप्ट समझिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे से क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप लोग को बड़ा मस्त लगा होगा, है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।